नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनों के शुभ चिंतक कहानी का 23वां भाग। रंजन के प्यार में नम्रता अपने आप को धन्य महसूस करने लगी और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, रंजन को पति के रूप में पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। उसके सौम्य चेहरे के साथ साथ उसका प्यार, उसकी बाहों की तथा सीने की गर्माहट मानो मुझे पागल सी बना रही है। काश पूरा जीवन भर यूं ही हम दोनों इस तरह से एक दूसरे की बाहों में सिमट कर जीवन बिता दें तो जीवन कितना सुखमय होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो वास्तव जीवन से दूर हम दोनों यूं ही समय व्यतीत करते तो कितना अच्छा होता। रंजन मन ही मन सोचने लगा, नम्रता की सांसों से तथा बदन से जो महक सी आ रही है, सचमुच ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे घर के अंदर रात की रानी या रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है। सचमुच स्त्रियों के सांसों से ऐसी खुशबू बिखरती है, मुझे पता नहीं था। मेरा तो जीवन धन्य हो गया है। भगवान करे हमारा दाम्पत्य जीवन उसकी सांसों की खुशबू से सदा यूं ही महकता रहे। इस प्रकार मेरे मन को प्रफुल्लित करता रहे। सच में नम्रता, तुम्हारी सांसों की महक ने अंदर ही अंदर मुझे इस कदर अभिभूत तथा उद्वेलित कर दिया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। नम्रता अपने पति रंजन के सीने से लिपटकर सारी रात गुजार देती है। उसे अपने पति की बाहों से बिछड़ने का दिल नहीं करता। उसे ऐसा लगने लगा, काश यह समय यहीं पर रुका रहे तो कितना अच्छा होता। घड़ी की सुई भी आगे ना बढ़ती तो कितनी अच्छी होती और ऐसी मिलन की रात और भी लंबी होती ताकि अपने प्यार में तथा अपने पति के बाहुबंधन में और भी लंबे समय तक मैं समय बिता सकती। परंतु नम्रता को नहीं मालूम कि घड़ी की सुई किसी के भी रोकने से नहीं रुकती है। वह तो अविरल चलती रहती है और कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। उसे तो तब पता लगता है जब सुबह किरण दरवाजे पर खटखटाकर आवाज देती है, भाभी चाय बन गई है। बेचारी नम्रता क्या करती, अपनी शर्म के मारे उसे उठना पड़ता है। नम्रता अपने ससुराल में बीते दिनों को लेकर मन ही मन शर्मा जाती है और सोचती है, अब तो हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे, अकेले पति पत्नी अपने ही फ्लैट में। तब कोई भी हमें सुबह की चाय पिलाने को दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। कुछ दिन तो मैं अपने पति की बाहों में ही पूरा दिन रात यूं ही गुजार दूंगी, क्योंकि मेरी छुट्टी रहेगी। ऐसे में मैं अपने पति के सीने से लिपटकर पूरा समय बिताऊंगी। किसी से शर्माने की जरूरत भी नहीं होगी, जैसा कि शायद सभी पति पत्नी करते हैं। नम्रता अपनी सहेली विनीता को फोन करके अपनी खबर सुनाती है। ऐसे में विनीता खुश होकर कहती है, हाय नम्रता, मुझे बहुत खुशी हुई यह सुनकर कि तुम भी दिल्ली में आ गई हो। अब तो हम लोग रोज मिला करेंगे। देख नम्रता, तू केवल मेरी सहेली ही नहीं है, अब तो तू मेरी भाभी भी है। इसलिए तेरे ऊपर अब मेरा ज्यादा हक भी है। तुझे खूब परेशान भी करूंगी। जवाब में खुशी तथा मजाकिया लहजे में नम्रता कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू केवल सहेली ही नहीं है, मेरी ननद जो है। और ननद का काम क्या होता है, सारे काम में टांग अड़ाना, है ना। खैर कोई बात नहीं, तुम जैसी ननद का टांग अड़ाना भी मुझे मंजूर है। ऐसी ननद एक बार नहीं बार बार बीच में टांग अड़ाती रहे तो जिंदगी बहुत खुशहाल भी होती है। एक दिन तो मैं भी ब्याज के साथ वसूल कर लूंगी। आश्चर्य व्यक्त करते हुए विनीता पूछती है, वह कैसे। जवाब में नम्रता कहती है, जब तू बुआजी बनेगी तो ब्याज के साथ वसूल नहीं करूंगी। मजाकिया लहजे में विनीता कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए सब मंजूर है।
परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी हमारे घर पर आ जाना। तुझे जैसे ही समय मिले आ जाना। जवाब में नम्रता कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो अभी छुट्टी पर ही हूँ। अभी 2-4 रोज ही हुए हैं कि यहाँ पर आई हूँ। अभी ड्यूटी में लगने में देरी है, तब तक घर पर ही रहूंगी। सोच रही हूँ कि महीने भर की छुट्टी और बिता लेती हूँ। ऐसे में तू ही हमारे घर आ जाना, साथ में हमारे नंदोई जी को भी लेते आना। समय बीतता गया। नम्रता का पांव भारी हो गया, जो वह खुद भी चाहती थी। ऐसी अवस्था में मन ही मन वह बहुत खुश है। इस खबर से पति रंजन भी बहुत खुश है, परंतु रंजन मन ही मन कुछ परेशान है। ऐसे में एक रोज धीरे से अपनी पत्नी को कहता है, नम्रता, एक बात है जो बड़े दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पांव तो भारी हैं। यह एक सुखद विषय है, परंतु ऐसी अवस्था में तुम अपनी ड्यूटी वगैरह को कैसे करोगी? देखो, मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। परंतु प्रश्न यह है कि तुम ऐसी अवस्था में एक साथ दो ड्यूटी कैसे कर पाओगी? जवाब में नम्रता कहती है, आप साथ हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं सारी मुश्किलों को आसानी से पार कर लूंगी। और यह तो एक प्रकृति का नियम तथा वरदान है। एक स्त्री के लिए इससे सुखदायक एहसास और क्या हो सकता है? माँ बनने का सपना तो हर एक स्त्री के जीवन की प्राथमिकता होती है। और जहाँ तक ड्यूटी वगैरह की बात है, अभी ड्यूटी लगने में 15-20 दिन और लग जाएंगे और मैं तो अस्पताल परिसर में ही रहूंगी ना। ऐसे में मुझे कौन सी परेशानी होगी? मैं अपने हिसाब से छुट्टी भी कर लूंगी, फिर मुझे तो मैटरनिटी लीव भी मिलेगी ना। ऐसे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप तो खामखा चिंता ना करें, निश्चित होकर तथा खुश होकर ड्यूटी करते रहें और मैं कुछ चीजें बाजार से लाने को कहूंगी जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप लेकर आ जाना। बातों बातों में रंजन कहता है, अगर तुम कहो तो माँ या किरण को यहाँ पर बुला लेता हूँ। शांत चित्त लहजे में नम्रता कहती है, अभी उन्हें परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऐसे तो कोई असुविधा नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो मैं खुद ही आपको बताऊंगी। आप चिंता ना करें, समय के साथ साथ सभी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। तभी रंजन उसे सांत्वना देते हुए कहने लगा, मैं तो एक और बात सोच रहा था कि तुम्हें तो पीजी का एग्जाम भी देना होगा ना। जवाब में बड़े ही नाटकीय ढंग से नम्रता कहती है, हाँ देना है ना। मैं अभी अपने शरीर को दिखाते हुए इस पीजी एग्जाम में उलझ गई हूँ। पहले तो यह एग्जाम हो जाए, पहले इस पीजी को कर लूं, उसके बाद फिर उस पीजी को भी कर लूंगी। आप तो अपनी एग्जाम में बैठ जाइए। आप अपने दिमाग में किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना, निश्चिंत होकर पीजी के एग्जाम में बैठ जाइए। हो सकता है कि हमारे नए मेहमान की कृपा दृष्टि से आपको इस बार अच्छा सा स्कोर प्राप्त हो जाए और आपको एक अच्छी सी ब्रांच मिल जाए। खुश मिजाजी के साथ रंजन ने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेते हुए तथा प्यार जताते हुए कहने लगा, तुमने ठीक कहा, हमारा नया मेहमान जरूर कोई नई खुशखबरी लेकर आएगा। शायद यही भगवान की इच्छा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी कुछ ठीक ठाक से हो जाए और उम्मीद करता हूँ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। पति रंजन की बातें नम्रता को बहुत अच्छी लगती है। रंजन स्वभाव से शांत प्रकृति का है। जब भी कोई बात करता है बहुत ही शांत तरीके से करता है, जो नम्रता को बहुत भाता है। रंजन कभी भी सीधा सपाट जवाब नहीं देता, धीर स्थिर चित्त में सुनता और जवाब देता है। नम्रता भी सदा शांत चित्त में
धीर स्थिर तरीके से बातें करती है जो रंजन को बहुत पसंद है तथा एक डॉक्टर को जैसा होना चाहिए ठीक उसके अनुरूप है, जो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है। कुछ दिन और बीत जाने पर नम्रता को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई, जिसे लेकर पति रंजन ने कभी कुछ नहीं कहा। कोशिश यही करता है कि रंजन खुद उसे ड्यूटी में पहुंचाकर अपनी ड्यूटी पे जाए, ताकि रास्ते में पत्नी नम्रता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस तरह खुशहाल जीवन व्यतीत करते हुए लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। एक तरफ जहां विनीता तथा उसके पति दोनों ही एम्स में हैं, वहीं रंजन और पत्नी नम्रता भी दिल्ली में अपने अपने अस्पताल में नौकरी करते हुए समय व्यतीत करने लगी। बीच बीच में विनीता अपनी भाभी को देखने आ जाती है, उसकी खैर खबर लेती है और कहती है, तुझे ज्यादा कुछ क्या कहना है, तुझे तो सब कुछ मालूम है। फिर भी मेरी तरफ से जब कोई हेल्प की जरूरत होगी तो जरूर कहना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। हाँ, एक बात और है कि तुम रोज एक बार फोन करके अपनी खैर खबर सुनाओगी, ठीक है ना? नम्रता अपना सिर झुकाकर विनीता की बातों में सहमति जताती है, साथ ही कहती है, हाँ विनीता, तू मेरी खबर लेने को आएगी, यह बात तो ठीक है, परंतु तेरी भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। कहीं मेरी देखभाल करने के चक्कर में तू बीमार पड़ गई तो मेरे नंदोई जी ना जाने क्या क्या कहेंगे, तब क्या होगा? नम्रता को सांत्वना देने के लहजे में विनीता कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति देव को संभाल लूंगी। अभी इस समय तुम्हारी देखभाल करना सबसे अधिक जरूरी है। अभी तुम मुझसे ज्यादा नाजुक स्थिति में हो, अतः तुम्हारी देखभाल करना सबसे अधिक जरूरी है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि तुम्हें सहारा देना बेहद जरूरी है। मजाकिया लहजे में नम्रता कहने लगी, अरे तुम तो ऐसी बात कर रही हो कि मानो मुझे आज ही सब कुछ होने वाला है। अभी तो बहुत दिन बाकी है, जब जरूरत होगी तो तुम्हें जरूर आवाज लगाऊंगी। कुछ दिन और गुजर गए। इसी बीच रंजन पीजी के एग्जाम में बैठ गया। ऐसे में बातों बातों में रंजन बड़े ही आशावादी भावनाओं के साथ कहने लगा, परीक्षा अच्छी तो हुई है, परंतु पता नहीं क्या होगा। अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर बैठ जाएंगे। लेकिन तुम इस बार नहीं बैठ सकी, तुम्हारी कंसीविंग के कारण तुम तैयारी भी नहीं कर पाई। ऐसे में अगली बार बैठ जाना। रंजन को आश्वस्त करते हुए नम्रता कहने लगी, कोई बात नहीं, मौका मिल जाएगा तो बैठ जाऊंगी, एमडी कर लूंगी, मौका नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। तभी रंजन उसे प्रोत्साहित करते हुए कहने लगा, ऐसा मत कहो, हर डॉक्टर के लिए यह एक ऐसी डिग्री है जिसे प्राप्त करने हेतु वह खूब जी जान देकर लगा रहता है। मतलब कि यह मानो कि एमडी करना लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो। बहुत से सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में उल्टा सिरदर्द कर देते हैं, परंतु लोगों को यही एक नशा सदा छाए रहता है कि एमडी करना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? धीरे से संतुष्टि का भाव प्रकट करते हुए नम्रता कहने लगी, आपका कहना कुछ हद तक तो सही है, परंतु मैं इस विचार को नहीं मानती, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 5-10% महिला डॉक्टर ही प्रैक्टिस में रहती हैं। बाकी डॉक्टर्स प्रैक्टिस से दूर रहकर अपना परिवार तथा साधारण जीवन यापन में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि यह डॉक्टरी प्रोफेशन अब केवल मानव सेवा के धर्म के रूप में ही सीमाबद्ध नहीं रहा है। यह एक व्यावसायिक व्यवस्था बन चुकी है, जो कि बहुत से लोग उनसे दूर रहकर पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ पैसे के भी मोह त्याग कर अपना साधारण जीवन बिताने में रुचि रखते हैं। देखा जाए तो पैसा तो
सभी लोग कमाते हैं और कमाने का तरीका भी बहुत है, परंतु सम्मान तथा लालसा विहीनता के साथ अगर कोई पैसा उपार्जन करता है तो उससे बड़ा सुख और अचीवमेंट और क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं एक स्त्री हूँ, मैं चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना पहुंच जाऊं, मैं अपना बायोलॉजिकल गठन तथा सिस्टम को अस्वीकार नहीं कर सकती और हमारी महिलाओं की बायोलॉजिकल संरचना कुछ ऐसा ही कहती है। अर्थात एक समय ऐसा आता है कि हमारे मन में ऐसी भावनाओं का जागृति होती है कि मेरी शादी होगी, मैं अपने पति के बच्चों की माँ बनूंगी, मैं अपने बच्चों की देखभाल करूंगी, बच्चे सदा मुझे माँ माँ करके पुकारते रहेंगे और मेरे अंदर उनके प्रति प्यार की भावनाएं जागृत होंगी, मेरे अंदर मातृत्व की भावनाएं होंगी। मैं तो समझती हूँ कि एक महिला के लिए यही सबसे बड़ी साधना होना उचित संगत है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो इसे अस्वीकार करने की कोशिश करती है तो मतलब उनमें कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चों को रोते हुए देखकर हमारे मन हृदय में कंपन सा आ जाता है, हमारे कोमल हृदय में मातृत्व की भावनाएं जागृत होती है, हमारे मन में उस बच्चे की पीड़ा के प्रति संवेदना की भावनाएं उजागर होती है। अगर ऐसा नहीं तो यह माना जाता है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियां इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहें। आगे की कहानी के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।